कि लिमिटेशन में कुल 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में 5 भाग है और इसमें 31 सेक्शन है और एक अनुसूची जो पीछे दे रखी है उसमें 137 प्रविष्टियां है। सबसे जो लिमिटेशन में टफ चीज होती है वो शेड्यूल याद करना होता है। बाकी सेक्शन इजी है, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने को, लेकिन शेड्यूल जो पूरा याद करना है, एक एक शेड्यूल, क्या टाइम पीरियड किसके लिए, कौन से सूट के लिए क्या टाइम पीरियड है, ये याद करना बहुत जरूरी होता है। और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। इवन दो 2024 के मेंस में भी लिमिटेशन की शेड्यूल से क्वेश्चन था। तो अपना मेन मोटिव क्या है कि शेड्यूल अपने को याद होनी चाहिए। तो कल मैं आपको शेड्यूल याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद अपन 2, 4, 5 जैसे अपन बीएनएसएस में डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि एक दिन की 2 पढ़ ली, फिर आगे सेक्शन पढ़ लिए ताकि पीछे वाली याद रहेगी। जब तक अपन 50-100 सेक्शन तक पहुंचेंगे तब तक डेफिनेशन चलती रहेगी, अपने दिमाग में पूरी कंठस्थ हो जाएगी डेफिनेशन। ऐसे अपन शेड्यूल लेके चलेंगे। रेगुलर 4-5 अपन एंट्री पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी ट्रिक देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्या है कि अपने को शेड्यूल याद हो जाएगा। ठीक है। और इसमें लिमिटेशन के बारे में अपन ने पढ़ा। इसमें 5 भाग होते हैं, 31 इसका धाराएं हैं और 137 इसकी प्रविष्टियां है। ठीक है, मुख्यतः ये सिविल मामलों में काम करता है। ठीक है, सिविल जो प्रोसीजर होती है, लेकिन कहीं कहीं ये दांडिक मामलों में भी काम आता है। कहीं कहीं पे मुख्यतः नहीं आता, मुख्यतः ये सिविल मामलों में ही काम आता है, पर कहीं कहीं पे दांडिक जो मामले होते हैं वो भी इससे कवर होते हैं। दांडिक मामले होते हैं वो भी इससे कवर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्योंकि ये उद्देश्य भी वैसे तो इसका छोटा उद्देश्य है तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर फिर भी कि ये क्यों लाया गया, जो संसद का उद्देश्य क्या है ये एक्ट पारित करने का। तो परिसीमा से संबंधित जो विधि है उसको समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम लाया गया। परिसीमा से संबंधित जो विधि है उसको समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम लाया गया। लिख दिया मैम? तो समेकित और संशोधित करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, इसका मोटा मोटा उद्देश्य जो डायरेक्ट में देखा उसके अलावा देखे तो कि इसका जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उनमें जो कोर्ट के ऊपर बोझ था उसको कम करना भी इसका उद्देश्य रहा। प्रक्रियात्मक तेजी आए ये भी एक उद्देश्य रहा इसका, क्योंकि सिविल मैटर वो अपन एक कहावत है कि वादी मर जाता है लेकिन वाद अमर रहता है। ऐसे सिविल मैटर बहुत लंबे चलते हैं, आज भी चलते हैं और पहले भी चलते थे। वो लंबे चलने की जो प्रक्रिया है ना उसको कैसे कम किया जाए, कोर्टों से कैसे भार को कम किया जाए, उसके लिए मेन मोटिव उसका ये है कि जो सुसुप्त है उसको सोने दो, जो जागा हुआ है उसके अधिकार की रक्षा करो। ये बात इसके लिए बहुत मुख्य जरूरी है और ये बात ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि कोर्ट के ऊपर से बोझ भी कम होगा और जिनको वाकई में जरूरत है अधिकार की, न्याय की, उनको न्याय प्राप्ति होगी। तो मतलब जो अपन ने नेचुरल जस्टिस पढ़ा था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते देखना भी, दिखता भी होना चाहिए। अब मान लो अपन ने शूट किया है, मान लो मैंने शूट कर दिया कोई जमीन के कब्जे के लिए और वो वाद चल रहा है, मेरी 7वीं पीढ़ी तक जाके आ रहा है, तो क्या मतलब 7वीं पीढ़ी पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी। अपने को जमीन तो अभी चाहिए, वो जमीन अभी चाहिए। कोई प्रतिकर का वाद मान लो है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का वाद है, मेरे और योगेश के मध्य कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा तो सीधा सा नुकसान अभी आ रहा है। मान लो सिविल कोर्ट में लंबा मैटर चल जाए तो फिर मेरे तो क्या मतलब, मेरे को तो न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आने वाली पीढ़ी को न्याय मिले नहीं मिले मेरे को क्या देखना उसमें। तो सर इसमें वाद दायर करने का परिसीमा काल है या वाद दायर करने के बाद कार्रवाई का परिसीमा? वाद दायर करने का परिसीमा काल, आपको उस अंतर्गत वाद दायर करना ही है। कार्रवाई तो कोर्ट में होती रहेगी, उसका परिसीमा काल नहीं है। आपको वाद दायर करना ये परिसीमा काल है। मान लो आपने अगर पैसे आज लिए हैं तो विदिन 3 साल के अंतर्गत आपको वाद लेना है, ये आपके ऊपर है। ये नहीं कि कोर्ट को 3 साल में फैसला देना है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये जो बाहर नागरिक है उसके लिए है।
क्योंकि पहले क्या है कि लेट बाद लाते थे, 10 साल पहले कोई मैटर हुआ है, आज कोर्ट लेके जा रहे हैं तो उनके एविडेंस भी नहीं मिलते थे, ऐसे भी कोर्ट का टाइम खराब होता था, प्रोसीजर लंबा चलता था, फिर लास्ट में जाते नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। तो इसलिए ये लिमिटेशन मैन ये है, इसमें कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है इसका। ये जो बाहर जिनके अधिकार जिनको चाहिए उनके लिए। तो ये एक जो नेचुरल जस्टिस है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। बस ये इस उद्देश्य को पूरा करता है कि भाई आप जिंदा हो, आपके जीवन में ही आपको न्याय मिल जाएगा शिविर में, अगर आप जल्दी बाद ला रहे हो। अगर लेट ला रहे हो, आप बुढ़ापे में बाद ला रहे हो तो गुजरना है, वो एक अलग बात, ठीक है। वो आपके भगवान के घर जाने के टाइम में आप किसी के खिलाफ दुश्मनी में वाद दायर कर रहे हो, फिर तो आप भगवान के घर जाओगे, आपकी पीढ़ियां उस न्याय पाएगी। पर यह है कि आप अगर सजग हो और जल्दी वाद ला रहे हो तो आपको बेनिफिट है, तो आपको ये प्रीसीमा आपको मिलेगी। बाकी आप जैसे प्रीसीमा में वाद नहीं है तो कोर्ट खुद भी वाद खारिज कर सकता है, वो कर देता है, पर आप उस प्रतिरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। और अपने जुडिशरी में तो इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने मेंस लिखा था, इसमें जब अपन जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये डालना पड़ता है कि सूट जो आपका है वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं है, परिसीमा से वर्जित है वाद या परिसीमा के अंतर्गत है। परिसीमा से वर्जित हो जाएगा तो बात खारिज हो जाएगा सीधे, अगर परिसीमा के अंतर्गत है तो ही वो क्वेश्चन अपन आपको आगे बढ़ाएंगे उस क्वेश्चन को। तो ये तो बहुत इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि है तो छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन जज बन रहे हैं तो जज बनने के बाद भी अपनी लाइफ है उसमें ये काम आएगा। अपन जो कोई भी जजमेंट देंगे ना, उससे पहले अपने को ये तय करना होगा कि ये सूट है, ये विद इन लिमिटेशन है या नहीं, ये कोर्ट को तय करना पड़ता है। तो अपन को जब मेंस लिख रहे होंगे आरजेएस का, तो उसमें जजमेंट राइटिंग लिखेंगे, उसमें भी ये पॉइंट आएगा, पहला ही पॉइंट आएगा कि आपका जो वाद है वो परिसीमा के अंतर्गत है या नहीं है, ये इशू भी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन ने इसका मोटा मोटा देखा, सेक्शन फर्स्ट इसका देख लेते हैं, फिर इस लिमिटेशन को अपन आज रेस्ट करवाएंगे, फिर आगे कल से कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन सेक्शन से। फर्स्ट सेक्शन ये है, जैसे सब एक्ट का है मोस्ट ऑफ, इसका भी यही है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य पे नहीं था, लेकिन 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया उसके बाद पूरे भारत में ये एक्ट लागू है। आज की तारीख में संपूर्ण भारत पर परिसीमा अधिनियम लागू है, ठीक है। इसका नाम है परिसीमा अधिनियम 1963, ठीक है। परिसीमा अधिनियम 19 सन के साथ एक्ट का नाम याद होना चाहिए। परिसीमा अधिनियम 1963 इसका नाम है। इसका विस्तार पूरे भारत पर है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस पर इसका विस्तार नहीं हो। जैसे अपन ने बीएनएसएस पढ़ा था, उसके कुछ चैप्टर को छोड़ के बीएनएसएस नागालैंड में लागू नहीं था और जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है इसमें, तो ये पूरे भारत में लागू होता। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं होता था, लेकिन 2019 का जो पुनर्गठन अधिनियम, जो भाजपा सरकार ने 370 धारा हटाई, अनुच्छेद हटाया, धारा तो क्या अनुच्छेद हटाया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद में पूरे भारत में लागू है ये अधिनियम, ठीक है। इसका प्रारंभ, अब तीसरा इसका क्लॉज है, प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ इसका 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 को ये एक्ट प्रारंभ हुआ, ठीक है, 1964, ठीक है। और योगेश 1964-61, हाँ। और 1964 को ही एक एक्ट और अपना पारित हुआ था, 1 मार्च 1964 को परिसीमा एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1 मार्च 1964 को। ये भी याद रखेंगे, अगर साथ में लिखा हुआ हो तो याद रहता है, तब प्रीलिम्स में काम आएगा। अपने प्रीलिम्स होगी, जेल होगी, एपीओ होगी, कोई भी और एग्जाम आएगी, सीबीआई, एपीपी वगैरह, इसमें काम आएगा आपके। सेबी की एग्जाम 1 मार्च 1964 कौन सा? एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम हिंदी में। लिख दिया? यस। क्या बात, एक्सपर्ट है बच्चे। तो आज अपन लिमिटेशन में इतना ही पढ़ेंगे, अभी अपन दूसरा सब्जेक्ट